हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ऑन केमिकल खेला। केमिकल खेला में आपका स्वागत है और हम केमिस्ट्री की टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। और जिस टॉपिक स्टडी में के हमारे फर्स्ट ईयर क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो देख चुके हैं, आज थर्ड वीडियो स्टार्ट की है, जिसका यानी कि कल ये वीडियो मैं पढ़ा रहा था, टाइम बहुत हो गया था, 45 मिनट के समथिंग वीडियोस हो गई थी, इस वजह से मैंने उसको इनफ कर दिया वहीं पर। मैंने सोचा कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा, तो इस वजह से समझ में तो आता बट क्या था, बहुत लंबी वीडियो अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी छोटी शॉर्ट वीडियो है, टॉपिक है तो टॉपिक के बेस पर हम कवर करेंगे। कल हमने किया भी था, हमने कहाँ से एनोड से स्टार्ट किया, एनोड पढ़ा, फिर हमने एक थॉमसन मॉडल पढ़ा, एटॉमिक मॉडल, उसके बाद में हम आए थे रदरफोर्ड मॉडल पर, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पर, सॉरी। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, आप थोड़ा सा समझ लो यहां से, फिर आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करा दूं मैं। एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, क्या किया था, एक इलेक्ट्रिक रेडिएशन मेटल लिया और मेटल से क्या किया उन्होंने, कल भी ये बात हुई थी, अगर आप लोगों ने प्लीज, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज यूट्यूब पर केमिकल खेला डालकर उस पर जरूर डाल लेना कि एनोड रेस, तो एनोड रेस का आपको जरूर पढ़ लेना, इससे पिछला वीडियो है, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा है, सब कुछ इससे रिलेटेड है, आपको तभी समझ में आएगा, ये भी आएगा तो ये भी, बट और अच्छे से अगर समझना है तो आपको पिछली वीडियो देखनी ही पड़ेगी। सो गाइज, कम टू द पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। अब एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रिक रेडिएशन मेटल लिया और इलेक्ट्रिक रेडिएशन मेटल के साथ एक गोल्ड कॉइल ली, इसे फाइल भी बोलते हैं, गोल्ड कॉइल बोल लो, एक पतली प्लेट बोल लो, यानी कि थिन प्लेट ऑफ गोल्ड, बहुत पतली सी प्लेट थी, उसको लिया और इस पर अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, यानी कि स्ट्राइक की, इसकी अल्फा पार्टिकल की तेजी से स्ट्राइक की, बहुत सारे लाखों करोड़ों अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फाइल पर डाले। तो हुआ क्या, क्या ऑब्जर्वेशन इन्हें मिला, ऑब्जर्वेशन इन्हें क्या मिला, वो ऑब्जर्वेशन क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला इस एक्सपेरिमेंट से। ये एक्सपेरिमेंट एक बार में नहीं हुआ कि आप सोचते हो कि एक बार में ही करके, ये एक्सपेरिमेंट लगभग में, ये कब की बात है, 1890 की बात है, 1890 की, और ये कब तक फिर ये सक्सेस रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये 1819 के समथिंग इन्होंने ये किया था एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन दिए, जिसमें इन्होंने किसको फेल किया, जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को फेल किया। अब वो क्या कंक्लूजन थे, समझो, ध्यान से समझो क्या कंक्लूजन थे। इन्होंने इस तरह का, ये मॉडल मैंने कल भी बनाया था, आप लोगों ने अगर देखा हो, कल वाला अगर नहीं देखा हो तो सो प्लीज आपके लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने एक क्या किया, सबसे पहले मैंने ये बताया, ये क्या है, ये गोल्ड, यानी कि ये क्या है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, यूलाइट ट्यूब है, जो जिंक सल्फाइड से क्या है, लेपित है, यानी कि जिंक सल्फाइड पर इस पर लेप लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं। किस लाइक है, यू लाइक है, किस लाइक है, बिल्कुल यू लाइक है। तो इस ट्यूब को लिया, इस ट्यूब के बाहर एक इलेक्ट्रिक रेडिएशन मेटल रखा और इस इलेक्ट्रिक रेडिएशन मेटल से क्या किया इन्होंने, अल्फा पार्टिकल की स्ट्राइक की ऑन गोल्ड फाइल, ये गोल्ड फाइल है, ठीक है। और इससे अब क्या कंक्लूजन निकालते हैं ये, वो देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, पहली चीज ये गोल्ड फाइल है, अब इन्होंने क्या इनसे कंक्लूजन निकाले हैं, आप लोग इस चीज पर फोकस करेंगे, 1 मिनट, इस चीज पर आप फोकस करेंगे। ये आई होप ये फिगर आपकी समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हर कोई चाहता, चलो अब इस फिगर का तो कोई मीन नहीं है,
मैं आपको फिर से दोबारा से बना के दिखा दूंगा, बट अभी इसको हमें स्पेस चाहिए तो इससे रिमूव करते हैं। आप लोग अपनी बुक में जरूर बना लीजिएगा इस फिगर को, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे कंक्लूजन आपको यहीं से मिलेंगे। तो क्या क्या कंक्लूजन थे रदरफोर्ड के, क्या क्या ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन को हम समझते हैं। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकाला था इस फिगर को देखकर, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कंक्लूजन क्या था। देखो, कंक्लूजन फर्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ, पहला कंक्लूजन देखो, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स pass by gold coil, या गोल्ड फाइल लिखो, फाइल ही बोलते हैं शायद, गोल्ड फाइल इन स्ट्रेट लाइन, पहला इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि इसमें एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने इस तरह से, तुम्हें पता है गोल्ड फॉइल रखी थी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन में सीधे निकल रहे थे। पहला कंक्लूजन ये दिया, ध्यान से समझना, अभी इन्होंने कोई बात नहीं की है, सिर्फ अपना कंक्लूजन रख रहे हैं कि ऐसा है। इसका मतलब पहला तो क्या कहा इन्होंने कि इन्होंने बहुत सारे लाखों करोड़ों से अल्फा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल पे डाले, तो मैक्सिमम यानी कि कह सकते हैं 99% पार्टिकल्स, ये फिक्स वैल्यू भी इन्होंने दे दी, यानी कि 99% पार्टिकल्स पास बाय गोल्ड फॉइल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में पास हो रहे थे 99% पार्टिकल्स। सेकेंड इनका कंक्लूजन क्या था, सेकेंड कंक्लूजन था कि सम पार्टिकल्स, सम अल्फा पार्टिकल्स, some alpha particles are deflected by some alpha particles are deflected by gold foil a small angle, यानी कि कुछ बहुत कम मात्रा में, यानी कि 99% तो स्ट्रेट लाइन में गुजर रहे थे भाई, तो 1 यानी कि ये मैं यानी कि 0.1% बचा, तो वो 1% में से भी कुछ सम पार्टिकल्स क्या थे, आर डिफ्लेक्टेड हो रहे थे बाय गोल्ड फॉइल ए स्मॉल एंगल, एक स्मॉल एंगल में। मैंने दिखाया था ना इस तरह से, ये गोल्ड फॉइल थी तो कुछ तो स्ट्रेट लाइन में निकल गए, मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या थे स्ट्रेट लाइन में गुजर निकल गए, लेकिन कुछ सम एंगल से कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। आई होप आपकी ये बात समझ में आ रही है, यानी कि फ्यू एंगल या स्मॉल एंगल पर क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। आ रही है बात समझ में? नहीं। अब थर्ड कंक्लूजन एक और दिया। थर्ड कंक्लूजन क्या था इनका
इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत समझने की चीजें हैं। ये थर्ड इनका कंक्लूजन क्या था, उस कंक्लूजन पर फोकस करो। यानी कि लगभग में, यानी कि few alpha particles, few बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स आर deflected a more angle, वो एंगल कितना था 180 डिग्री। कितना मोर एंगल, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, इनकी संख्या क्या थी कि 1 लाख में एक पार्टिकल, सपोज करो 1 करोड़ में एक पार्टिकल्स, ऐसे कुछ पार्टिकल्स थे वो क्या कह रहे थे, यानी कि 180 डिग्री से, यानी कि जैसे आ रहे थे इसी लाइन में वापस हो रहे थे। इस तरह से मैंने फिगर बनाया था। तो ये क्या था, यानी कि 180 डिग्री के लगभग में क्या हो रहे थे, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्ट ए मोर एंगल, यानी कि कितना एंगल 180 डिग्री। तो ये 3 कंक्लूजन निकाले अपने इस एक्सपेरिमेंट से। तो इनको आप नोट करो और फिर हम आपको क्या बताते हैं। अभी इन्होंने इन कंक्लूजन को लेकर एटम के बारे में क्या कहा है, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा है, वो उस पर हम फोकस करते हैं। पहले आप इस चीज को नोट करो जल्दी से, आप स्क्रीनशॉट लो चाहे कुछ भी कर लो, मैं इसे हटा रहा हूं यहां से। इन कंक्लूजन के बेस पर इन्होंने क्या कहा है एटम के लिए, तो एटम के बारे में इन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स दिए, अपने पॉइंट्स रखे, और वो पॉइंट्स क्या थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट इनका क्या था, सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ एटम, एटम के बारे में। अब कंक्लूजन खत्म हो गया इनका, कंक्लूजन से इन्होंने अपने पॉइंट्स निकालना स्टार्ट किए। और फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, यानी कि रदरफोर्ड, इसको लिख सकते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा, कहा द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम, द maximum parts of atom is hollow। hollow का मतलब समझते हो, खाली है। कैसा है, खाली है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, कैसा है, हॉलो है, ठीक है। सेकंड, क्यों इन्होंने हॉलो बताया, क्योंकि इनके मैक्सिमम यानी कि 99% अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, स्ट्रेट लाइन में पास हो रहे थे, सीधे निकल रहे थे, उनको कोई अवरोध करने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला बीच में नहीं था। इस वजह से इन्होंने क्या कहा, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, कैसा है, खाली पड़ा है, उसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, स्पेस पड़ा है और उसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड कंक्लूजन क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये समझ लो। ए फाइन स्पेस फाइन स्पेस of atom, a fine space of atom have
heavy particles which deflect alpha particles सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा, समझो बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। फाइन स्पेस, यानी कि फाइन का मतलब बहुत छोटा सा स्पेस ऑफ एटम हैव हैवी पार्टिकल्स। क्या रखता है, एक हैवी पार्टिकल्स रखता है विच डिफ्लेक्ट, जो डिफ्लेक्ट करता है अल्फा पार्टिकल्स को। अभी अभी मैंने बताया इस गोल्ड फॉइल पर कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं स्ट्रेट लाइन में, और कुछ सम एंगल से क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट। इस सम एंगल्स का डिफ्लेक्ट होने का मतलब जहां से ये डिफ्लेक्ट हुए, किसी ने आकर इनको क्या किया, रोका, यानी कि रोका। जैसे एक बात मान लो कि ये एक एटम है और एटम के इस पॉइंट पर, यानी कि तो इस पे मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी या हॉलो है, तो वो स्ट्रेट लाइन में पास हो रहे हैं। लेकिन कुछ इससे इस तरह से आएंगे और कुछ इसको इस तरह से, ये आपने फिगर भी देखा होगा, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसका फाइन स्पेस, यानी कि फाइन स्पेस ऑफ एटम हैव हैवी पार्टिकल्स, क्या रख रहा है, हैवी पार्टिकल्स रख रहा है, क्योंकि अल्फा भी हैवी पार्टिकल्स है और अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इससे बड़ा होगा। जैसे एक गाड़ी वाला आ रहा है, एक ट्रक वाला आ रहा है, सपोज करो एक ट्रक वाला आ रहा है, इधर से साइकिल वाला जा रहा है, तो साइकिल वाले के लिए अगर ट्रक वाले की जब आपस में क्या होंगे, क्या करेंगे, टक्कर होगी, तो किसको उठा के फेंक देगा, साइकिल वाले को ट्रक वाला उठा के फेंक देगा। क्यों, क्योंकि ट्रक इज अ हैवी पार्टिकल्स कंपेयर टू साइकिल, बिकॉज दैट डिफ्लेक्शन बाई हैवी पार्टिकल्स किसके द्वारा हो रहा है, हैवी पार्टिकल्स के द्वारा हो रहा है। तो यू नो मेरा मतलब है आप इस चीज को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात पॉइंट भी समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा है। दी फाइन स्पेस ऑफ एटम हैव ए हैवी पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल्स, जो किसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है। दीज हैवी पार्टिकल, बहुत मोस्ट थर्ड, यानी कि थर्ड पॉइंट, अभी अभी सिर्फ प्रोटॉन्स की डिस्कवर हुई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर नहीं हुई है। तो इसी दीज heavy particles of atom is nucleus। क्या बोला इसको, न्यूक्लियस बोला। क्या बोला, दीज हैवी पार्टिकल्स ऑफ एटम इज न्यूक्लियस। इसी को इन्होंने क्या कहा, ये जो पार्टिकल्स है यही क्या है, न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई या नहीं आई। जो डिफ्लेक्ट कर रहा था एक फाइन पार्टिकल्स था, तो इसी पार्टिकल्स को, यानी कि एटम के इसी पार्टिकल्स को, सेंटर पार्टिकल्स को क्या कहा इन्होंने, न्यूक्लियस नाम दिया। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। आप लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्कवरी ऑफ, हु वाज डिस्कवरी ऑफ, यानी कि किसने की थी, रदरफोर्ड ने। किसकी, न्यूक्लियस ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, या न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाला कौन है, तो कौन है, मिस्टर रदरफोर्ड। आ रही है बात समझ में। आई होप ये पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगला फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट समझो क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्ट इज अ मोर एंगल, यानी कि क्या हो रहे थे, बहुत अधिक एंगल में क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट। इससे कंक्लूजन क्या निकाला, ये जो मेरा पार्टिकल्स है, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स
अल्फा पार्टिकल्स की कंपेयर में मेरा जो अंदर रखा हुआ पार्टिकल्स ऑफ एटम है, एटम के अंदर जो स्पेस घेरा हुआ है, वो पार्टिकल्स क्या है, हैवी। तो अल्फा क्या लिखेंगे, अल्फा पार्टिकल इज alpha particles is less compared to deflected particles। क्या कह रहा है, अल्फा पार्टिकल इज लेस, क्या है, लेस एनर्जी वाला है। सॉरी, यहां पर एनर्जी एक वर्ड और लिखना था, यानी कि अल्फा पार्टिकल इज लेस एनर्जी कंपेयर टू एस एनर्जी। क्या है ये, अल्फा पार्टिकल्स हैव लेस एनर्जी कंपेयर टू किसके, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। और डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। तो ये फोर्थ क्या दिए इन्होंने, फोर्थ अपने क्या दिए, कॉन्सेप्ट दिए रदरफोर्ड ने, किसके बारे में, एटम के बारे में। इन्हीं को क्या कहा जाता है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का बेस पॉइंट कहा जाता है, इन 4 पॉइंट को। तो आप चारों पॉइंट को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद की बात अब हम आगे करते हैं, एक चीज और। अब क्या कह रहे हैं इन्होंने, यानी कि अब जे थॉमसन के मॉडल को इन्होंने फेल कैसे किया, अभी यहीं से तो फेल होगा भाई, फेलियर पॉइंट ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल समझ लो। पॉइंट ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखो एटॉमिक, इन्होंने क्या कहा था, जो एटम है वो एस्पेरिकल है, बात सही है, मान ली गई, इनकी बात सही है भाई। और इन्होंने ये जो इसमें जो पॉजिटिव मास बताया था, वो कैसा बताया था, स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, क्या है, फैला, क्या है, इस क्या बोलेंगे, फैले के लिए वर्डली फैला हुआ है, इस यानी कि वाटरमेलन की तरह जो लाल पार्ट होता है उसका, इस तरह से फैला हुआ है। और इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या है, इस तरह से सीड्स, लाइक ऑफ सीड्स ऑफ वाटरमेलन की तरह क्या है, धसे हुए हैं या फंसे हुए हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, अब इनकी बात समझो, इन्होंने एक्सपेरिमेंट से क्या सिद्ध कर दिया कि इस एटम का, समझो इसको, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, यानी कि इस एटम का मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इस क्या है, एम्प्टी है, खाली है। कैसा है, खाली है। बात समझो बात के लिए, यानी कि एटम तो बहुत छोटा सा पार्टिकल्स हो गया, बोला तिन्नक सा, बोला तुन्नक सा पार्टिकल्स है, यानी कि इसकी जो है लगभग में मान लो 10 की घात लगभग में माइनस 10 के अप्रॉक्सीमेट। अब इन्होंने इस इतना छोटे पार्टिकल्स के बीच में भी एक छोटा पार्टिकल्स जिसकी कितनी है, लगभग में 10 की घात -15 से पाइकोमीटर के समथिंग क्या है, रेडियस है, इस पार्टिकल्स की डिस्कवरी की यहां पर। इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरह से फैले हुए हैं, और मास पार्टिकल्स क्या है, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो एक वाटरमेलन के जो रेड पार्टिकल की तरह क्या है, फैला हुआ है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो एक सेंटर पॉइंट पर है। उस सेंटर पॉइंट को इन्होंने नाम दे दिया, क्या दे दिया, न्यूक्लियस नाम दे दिया। तो यहां से इन चीजों में क्या हुआ, डिफरेंस आया, और इस वजह से इस मॉडल को क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया। अब इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ।
आखिर इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो इन्होंने कहा द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर रिवॉल्व ए सर्कुलर पाथ। क्या इस पे कह रहा है? क्या कह रहे हैं? एक सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो बोले अच्छा ये बात है, ऐसे कैसे सिद्ध करके बताओ? बोले अभी बताते हैं। तो इन्होंने पहली बात तो ये समझो कि इन्होंने बताया कि एटम इतना छोटा है, इसके अंदर भी इतने एक छोटा सा पार्टिकल्स है। यानी कि अगर आप एक बॉल को समझो, एटम को इसको बॉल समझो और एटम को बॉल समझोगे तो समझ लो कि एटम ये बॉल में, यानी कि ये हमने बॉल ले ली तो ये बॉल ये लगभग में इधर भी 5 किलोमीटर, इधर भी 5 किलोमीटर, इधर भी 5 किलोमीटर, एक इधर भी 5 किलोमीटर, जो एक क्रिकेट स्टेडियम बनेगा इतना बड़ा। अगर बॉल यानी कि अगर न्यूक्लियस कंपेयर टू बॉल यानी कि इक्वल कर दिया जाए, यानी कि इनका बराबर इक्वल कर दिया जाए तो 5 किलोमीटर तो समझ रहे होगे कि कितना बड़ा एरिया हो जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम कितना छोटा है, यानी कि 10 की घात -10 कितना, यानी कि 10 टू द पावर -10 कितना छोटा पार्टिकल्स होगा। और इससे भी छोटा 10 टू द पावर -5, यानी कि 10 के साथ में 5 लगाओगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 लाख किसके समथिंग हो जाएगा? 1 लाख। यानी कि कंपेयर टू, अब कह सकते हैं एटम की कंपेयर में जो न्यूक्लियस पार्टिकल्स है वो कितना छोटा है? 1 लाख गुना टाइम, यानी कि 1 लाख टाइम क्या है? छोटा है, स्मॉल है। तो ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, आई होप। तो इसके फेल होने के कारण तो समझ में आ रहे होंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया है और अब ये बताएंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो समझो, इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम है, यानी कि नेगेटिव पार्टिकल्स ऑफ एटम है। बोले ये बात तो सही है, पॉजिटिव तो आपने बता दिया इसके सेंटर में, ये पॉजिटिव बता दिया आपने बता दिया ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है, और ये कहां है? सेंटर में। सेंटर में। इसका नाम भी दे दिया आपने, क्या बता दिया इसका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका नाम भी दे दिया। अब बताओ भाई, ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स था वो कहां है? तो इन्होंने कहा ये जो पार्टिकल्स है ये एक नेगेटिव पार्टिकल्स है और ये कहां रिवॉल्व कर रहा है? एज अ सर्कुलर पाथ पर। किस पर? सर्कुलर पाथ पर। यानी कि द नेगेटिव पार्टिकल्स, क्या लिखेंगे? द नेगेटिव पार्टिकल्स ऑफ एटम, द नेगेटिव पार्टिकल्स ऑफ एटम, ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। आर रिवॉल्व ए सर्कुलर पाथ, रिवॉल्व ए सर्कुलर पाथ ऑफ एटम। क्या कहा? अब देखो दिमाग में इनके कैसे ये बात आई होगी, उतने टाइम सोचो कि कैसे इन्होंने ये पॉइंट कहां से कंक्लूजन निकाला होगा, कैसे ये बात कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, द नेगेटिव पार्टिकल्स ऑफ एटम, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, आर रिवॉल्व ए सर्कुलर पाथ ऑफ एटम, यानी कि एटम के एक सर्कुलर पाथ पर, यानी कि सर्कुलर पाथ का मतलब सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा? मोशन करेगा। सर्कुलर पाथ ऑफ एटम इज मोशनेड, या मोशन लिख देंगे, क्या करेगा? गति करेगा। ऐसे समझ लो ये सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा? मोशन करता रहता है, ये मोशन करता रहता है। अब बात समझो कि ये तो है नेगेटिव पार्टिकल्स, बात को समझना बहुत यहां पर डेप्थ की बात है। इन्होंने कैसे ये बता दिया
कि ये इलेक्ट्रॉन आखिर इसके सर्कुलर पाथ पर ही क्यों रहता है। ये कारण क्या है कि इसके सर्कुलर पाथ पर ही क्यों रहता है, क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव पार्टिकल्स है और ये कैसा है, नेगेटिव पार्टिकल्स है। तो ऑलवेज डिफरेंट चार्ज ऑलवेज क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अट्रैक्ट। अगर ऐसा है तो इनका मतलब ये था कि अगर ऐसा हुआ है तो इनसे पूछने वाले बहुत लोग थे कि बताओ भाई ऐसा कैसे है, अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये इसको अपनी तरफ क्या कर लेना चाहिए, खींच लेना चाहिए। और वो आपको पता है वो कौन सा फोर्स होता है जिससे न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, उससे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि इस फोर्स से अपनी तरफ खींच लेता है। किसको खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन को। अगर ये इसके पास आ जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब है एटम क्या हो जाएगा, हमारा एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय यानी कि क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एटम का नाम निशान खत्म हो जाएगा। ऐसा हो जाना चाहिए। क्या एटम कभी खत्म हुआ? हम पढ़ चुके हैं किसमें, एक डेफिनेशन में, यानी कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में हमने कहा है पदार्थ कभी ना तो खत्म किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अगर ऐसा होता, अब एटम क्या है, पदार्थ की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर एटम ही खत्म हो जाएगा तो पदार्थ खत्म हो जाएगा। जो हमारी आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मैं नष्ट हो जाऊंगा, तुम नष्ट हो जाओगे, सारा ये विश्व है, यूनिवर्स है, इसमें कोई भी पदार्थ नाम की चीज बचेगी ही नहीं। अगर ऐसा हो गया तो अब देखो कितनी गहरी बात कह दी, छोटी सी। तो इसका तो मतलब समझ रहे होगे, इन्होंने तो रदरफोर्ड ने यानी कि जे थॉमसन को फेल कर दिया, कहा तुम्हारी बातें तो गलत हैं, लेकिन अब ये अपनी ही बात पर फंस रहे हैं, क्योंकि इनको भी तो फेल होना है भाई। लेकिन अभी नहीं, ये काफी टाइम तक ये क्या रहे, सक्सेस रहे। बहुत समय तक इन्होंने सक्सेस अपने हाथ में मुट्ठी में बांधे रहे। उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने अब कंक्लूजन दे रहे हैं, अब अपना क्या कह रहे हैं, अब देखो ये कैसे कि कोई भी चीज, ये यहां पर थोड़ा सा फिजिक्स की पार्ट है भाई, फिजिक्स वाले टीचर और अच्छे से आपको समझाएंगे। फिलहाल मैं भी आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आएगा, आई होप, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी पार्टिकल्स है, जब वो मोशन करता है, क्या करता है, मोशन करता है, यानी कि मोशन करता है, यानी कि वेलोसिटी, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन के साथ साथ, किसके साथ साथ, डायरेक्शन के साथ साथ, मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं, डायरेक्शन के साथ साथ, डायरेक्शन चेंज होने पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, हिंदी में इसको त्वरण बोलते हैं, ये ए है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, जब कोई भी वस्तु या कोई भी थिंग्स क्या करती है, एक सर्कुलर पाथ पर, यानी कि एक सर्कुलर पाथ पर डायरेक्ट, यानी कि क्या करती है, वेलोसिटी करती है। वेलोसिटी यानी कि उसकी डायरेक्शन के साथ साथ चेंज होती है, तो वहां पर क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है, ये फोर्स होता है। या क्या होता है, फोर्स। ये किससे आता है, फोर्स से। बात समझ में आ रही है? अब बात को समझो, एक्सेलरेशन फोर्स। तो इन्होंने कहा ये जो फोर्स है, जो एक्सेलरेशन फोर्स है, ये क्या करता है, अपनी बात को समझो। ये कह रहा है कि ये एक्सेलरेशन फोर्स है, वो फोर्स अपना कहां यूज करता है, उस फोर्स को अपने ये सर्कुलर पाथ पर मोशन करने के लिए क्या कर रहा है, यूज कर रहा है।
तुम समझो फिर से बात के लिए, क्या होगी, कोई भी पार्टिकल से जब कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा, मोशन करेगा यानी कि गति करेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, विद डायरेक्शन के चेंज होगी, डायरेक्शन के साथ साथ क्या होगी, चेंज होगी, तो वहां पर एक्सेलरेशन फोर्स क्या होगा, क्रिएट होगा। एक्सेलरेशन उस फोर्स को किसमें यूज कर लेता है, ये इसमें सर्कुलर पाथ में, जिस कारण ये इधर ना आकर जैसे एज अ लाइक ऑफ सन यानी कि जैसे सन की बात करें, जैसे सोलर सिस्टम की बात करें, सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन होता है, और यहां पर ये सन है, और ये बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे क्या होते हैं क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, और सैटेलाइट क्या करते हैं, मोशन करते हैं। जैसे एक और उदाहरण दूं आपको, समझो बात के लिए, जैसे आप एक धागा लो, धागे में एक मिट्टी का डेला बांध लो, और उस डेले से क्या करो, चारों तरफ इस तरह से जिग-जैग घुमाओगे, तो क्या करेगा, वो जो पार्टिकल्स है ना, वो क्या करेगा, वो घूमता रहेगा तुम्हारी तरफ, यानी कि धागा बंधा होने के बावजूद भी आपकी तरफ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन फोर्स डेवलप हो गया। क्या फोर्स डेवलप हो गया है, एक्सेलरेशन फोर्स। वो उस फोर्स को किस में चेंज कर देता है, मोशन करने में चेंज कर देता है। ऐसे ही अर्थ क्या होती है, यानी कि अर्थ है जो सोलर सिस्टम में, जो हमारी अर्थ है, वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और अपने ग्रेविटेशन फोर्स को जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसको किस में यूज कर लेती है, मोशन करने में यूज करती है, ना कि इधर आने में। तो ये बात कहकर इन्होंने ये तो अपने सर से क्या हटा दिया, पल्ला झाड़ दिया कि ये बात क्लियर हो गई। इन्होंने ये इतना समझा दिया कि ऐसे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन अब हमें पढ़ना क्या चीज है, हमारी हेडिंग क्या थी, फेलियर पॉइंट ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब फेलियर पॉइंट क्या थे, ये इतना तो इन्होंने अपने एटम के बारे में कहा, सारी बातों को संतुष्ट किया, लेकिन अब हम मेन पॉइंट पर फोकस करेंगे कि किस तरह से इन्हें फेल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया इनके मॉडल को। लेकिन इस मॉडल को उतने टाइम ये सोच पाना कि कैसे वेलोसिटी के साथ साथ क्या होगा, वेलोसिटी होगी तो डायरेक्शन चेंज करेगा, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो एक्सेलरेशन फोर्स होगा, उस फोर्स को किसमें अप्लाई कर लेगा, मोशन करने में अप्लाई कर लेगा। तो ये सारी बातें सोचने के लिए बहुत दिमाग चाहिए ना, तो इन्होंने अपने दिमाग का इतना यूज किया। लेकिन इसके बाद में इसके फेलियर पॉइंट क्या रहे, अब हम उन पर फोकस करने वाले हैं। तो आई होप आपने ये सारा सब कुछ सीख लिया होगा, और सीख के अच्छे से इसको डायग्राम में शो कर लेना, ठीक है। मैंने आपको जे थॉमसन फेलियर मॉडल बता दिया। अब ये देखो, ये तो जे थॉमसन फेलियर मॉडल था। अब हमारा रदरफोर्ड फेलियर मॉडल आएगा। क्या आएगा, रदरफोर्ड के फेल होने के क्या क्या कारण थे उनके मॉडल के, कैसे ये फेल हुए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ आपने जे थॉमसन फेलियर मॉडल समझ लिया, किस तरह से उनकी बात को इन्होंने कह दिया कि बताओ भाई, उन्होंने इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बता दिया, किस तरह से इलेक्ट्रॉन को रिमॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ पर, क्या करता है, कैसे होता है, ये सारी बातें आप सीख चुके हैं। अब हम आते हैं फेलियर पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। अब ये इसके पॉइंट देखो, ये ऐसे फेल नहीं हुए, ये लगभग में यानी कि 90 में इन्होंने दिया, और 90 से 30 तक ये इतने पॉपुलर रहे, इनकी बात को काटने वाला कोई भी साइंटिस्ट नहीं आया। लेकिन 1930 में एक, यानी कि 1930 में, किसने, 1930 में एक साइंटिस्ट आते हैं मैक्सवेल। कौन आते हैं, मैक्सवेल आते हैं, और मैक्सवेल एक थ्योरी जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, थ्योरी। ये बेसिक सी बातें आपको फिजिक्स में सारी चीजें, ये इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि आपने अभी तक फिजिक्स में सिर्फ न्यूटन का नाम सुना है, और किसका, आइंस्टीन का नाम सुना है, किसका, मैक्सवेल का नाम नहीं सुना है। लेकिन मैक्सवेल ने अपनी, और जो अपनी कहने का मतलब अपना दायित्व को समझे, अपने कहने का मतलब इन्होंने क्या नहीं दिया है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे तो मैक्सवेल को पढ़ोगे, यानी कि जहां पर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी, चार्ज पार्टिकल्स की बात आएगी तो मैक्सवेल को पढ़ोगे।
तो फैराडे लॉ वगैरह बहुत सारे लॉ इन्होंने जनरेट, इनकी ही मैक्सवेल थ्योरी के थ्रू हुए थे। अब इन्होंने क्या कहा है, अब बात को समझो, ये क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बात बताओ भाई, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, अगर कोई भी कार्य होगा, आप लोग हम लोग गेम खेलेंगे, क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। गेम खेलने में हमारी यानी कि एक हम एक कॉलेज है, कॉलेज में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें एक क्या कंपटीशन रखा गया, रस्सी खींचने का कंपटीशन रखा गया। सपोज करो रस्सी खींचने का कंपटीशन रखा गया और उसमें एक टीम है जो दूसरी वाली है, उस टीम के लिए क्या है, बहुत अच्छे से उन्हें खाना दिया जा रहा है, पीना दिया जा रहा है, बहुत अच्छे से उसे रख रहे हैं। लेकिन हमारे कॉलेज वाले हैं, वो हमारे लिए ना तो खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, ना कुछ टाइम पर हमें मिल रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, जाके फील्ड में जाएं और रस्सी खींचें। हमारे पास कुछ भी खाने के लिए, हम पहले दिन ठीक से खींचेंगे, चलो हमारे पास पहले दिन की एनर्जी है, भाई खींच लो खींच लो खींच लो, ठीक है। दूसरे राउंड होगा, तीसरा राउंड होगा, लेकिन लास्ट तक क्या हम उस एनर्जी को लेकर चल सकते हैं? नहीं। वो लोग सामने वाले क्या है, बादाम खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं ना, यानी कि जूस पी रहे हैं, तो उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, अब लास्ट टाइम ऐसा, एक टाइम ऐसा आएगा, वो हमारी तरफ से रस्सी खिंच जाएगी या नहीं खिंच जाएगी? बताओ, तुम्हें खाने के लिए नहीं दिया जाए, लगातार काम कराया जाए, तो क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऐसे ही सेम चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बताया इन्होंने। कहा कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है, कोई भी, सपोज करो आपके पास बैटरी है, लाइट है, लाइट को कब तक जलाते रहोगे भाई, कब तक उसे चार्ज ही नहीं करोगे, कब तक सेल चलता रहेगा? वो क्या हो जाएगा, उसका चार्ज भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और चार्ज खत्म हो जाएगा तो उसको भी क्या हो जाएगा, खत्म। कहने का मतलब लाइट जलना बंद हो जाएगी। तो ये क्या इन्होंने कहा था, मैक्सवेल ने बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है, वो एक समय तक एनर्जी को क्या करेगा, इमिटेशन करेगा, और उसके बाद में एनर्जी उसकी लॉस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभी ये क्या कह रहे हैं कि ये वही मोशन करेगा, ये चलता रहेगा हमेशा। अगर ऐसा होता तो क्या होता, एटम खत्म हो गया होता, एटम क्या होता, खत्म हो गया। बहुत समझने की बात है, बहुत ज्यादा इस पर फोकस करने की बात है। कोई भी चार्ज पार्टिकल्स हो, ये कह रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स आखिर कब तक रहेगा, अगर इमिटेशन करेगा, क्या करेगा, इमिटेशन ऑफ एनर्जी करेगा या रेडिएशन करेगा, क्या करेगा, रेडिएशन करेगा। तो रेडिएशन के बाद में ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमिटेशन करने के बाद, चार्ज पार्टिकल से इमिटेशन करने के बाद या एनर्जी का लॉस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं, चार्ज कैसा हो जाएगा, फिनिश। ये छोटी सी बात में, ये आप लोग समझो बात के लिए, ये आपको पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाया जाएगा मैक्सवेल्स का जो ये चार्ज वगैरह, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। आप लोग वहां पर सीखना, फिजिक्स में, आपको केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा ये तो खत्म हो जाना चाहिए। तो ये क्या नहीं सिद्ध कर पाए, पहला 2 ही पॉइंट से ये फेल हो गए। पहला पॉइंट क्या था, ये स्टेबिलिटी को, यानी कि अब इनके अकॉर्डिंग तो स्टेबल नहीं होना चाहिए। जो ये थ्योरी आई, लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया, भाई रदरफोर्ड भाई ये बताओ कि आपका जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल है, जो एटम है आपका, कैसे स्टेबल हो सकता है? ये जो मैक्सवेल कह रहे हैं भाई, ये जो चार्ज पार्टिकल्स होता है वो एक लिमिट होती है उसकी, एक एनर्जी की इमिटेशन करेगा, इमिटेशन करने के बाद चार्ज पार्टिकल्स खत्म हो जाएगा। तो आप ये बताओ कि एटम खत्म क्यों नहीं हो रहा है? तो ये क्या एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे, कैन नॉट एक्सप्लेन, ही वॉज कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। पहली चीज ये, he was cannot explain the stability of atom। वह क्या था, यानी कि वो उनका जो मॉडल था वह एक्सप्लेन, किसकी, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में क्या था, असमर्थ था या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था स्टेबिलिटी को। यानी कि कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ऐसे भी कह सकते हैं
कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम ऑफ रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, कोई भी बात कह सकते हैं, ठीक है। एटम, तो पहला तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था, इस पर फोकस करेंगे। दूसरा पॉइंट था कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है? पहली चीज स्टेबिलिटी को इन्होंने कहा आपके मैक्सवेल के अकॉर्डिंग तो एटम को खत्म हो जाना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि कैन नॉट एक्सप्लेन द, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट फेल होने का क्या है, कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ये एक्सपेक्ट्रा को भी क्या नहीं कर पाए, यानी कि क्या नहीं कर पाए, स्पेक्ट्रा जानते हो, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। इस तरह से एक तिरछा प्रिज्म होता है, एक व्हाइट कलर की लाइट आती है और ये किसमें 7 कलरों में क्या हो जाती है, विविगोर बोलते हैं ना, तो ये 7 कलरों में क्या हो जाती है चेंज, इस को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो इस स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन करने में क्या हुआ, ये सक्सेस इन्हें नहीं मिली। तो इनके 2 पॉइंट मेन पॉइंट थे जो इसके कारण ये फेल हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और नहीं आई हैं तो नहीं आई हैं आपकी तो दोबारा से वीडियो को एक बार देखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, एनालाइज कीजिए, आपको आसानी से ये पॉइंट समझ में आ जाएंगे। यानी कि फेल होने के इनके क्या कारण थे, जे थॉमसन मॉडल के क्या थे, न्यूक्लियस की डिस्कवर किसने की, कैसे हुई, कैसे पता लगाया, ये सारा आज आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम आगे कुछ और भी इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं आपके साथ, मैं विनोद कुमार विनोद, और आपके साथ तब तक रहूंगा जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। एक एक पॉइंट को इसी तरह आपके लिए नोट कराता रहूंगा, समझाता रहूंगा। बस आपके लिए थोड़ा सा काम करना है, बस इत्तो सो काम करना है, इत्तो सो, ठीक है। वो काम क्या है, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर, बस इतना कर दीजिए बस, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद आप लोगों को।